जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो आज तो बस खंडहर है, पर एक जमाने में पूरी दुनिया में उसकी शान शौकत के चर्चे थे। एक ऐसा साम्राज्य जिसने दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज किया और फिर जैसे कहीं गुम हो गया। आज हम मिलकर इसी खोई हुई कहानी के पन्ने पलटेंगे और इसके रहस्यों को जानेंगे। 15वीं सदी में ईरान से एक राजदूत आए थे, अब्दुल रज़ाक, और उन्होंने इस शहर के बारे में ये बातें लिखी थी। मतलब अंदाजा लगाइए कि वो क्या नज़ारा रहा होगा। और आज हमारे सामने हैं सिर्फ खामोश पत्थर और खंडर। यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किसने बसाया था ये बेमिसाल शहर? कौन थे वो लोग? और सबसे बड़ा सवाल, उनका हुआ क्या? कैसे ये जीत का शहर एक वीरान खंडर में बदल गया? इन्हीं सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। इस कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले जानेंगे कि ये खोया हुआ शहर मिला कैसे, फिर बात करेंगे इसकी जीत की, इसकी शानदार बनावट की, फिर इसके पतन की कहानी, और आखिर में देखेंगे कि इन खंडरों से हमें क्या पता चलता है। तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सदियों तक गुमनामी में रहने के बाद ये महान शहर दुनिया के सामने दोबारा आया कैसे? तो हुआ ये कि साम्राज्य के खत्म होने के बाद विजयनगर जैसा आलिशान नाम भी भुला दिया गया। कृष्णा तुंगभद्रा इलाके में जो लोग रहते थे, उनकी यादों में ये शहर सिर्फ हम्पी बन के रह गया और ये नाम आया वहां की एक स्थानीय देवी पंपा देवी के नाम पर। सोचिए, एक इतनी बड़ी राजधानी सिमटकर बस एक लोकल तीर्थस्थल बन गई। और फिर साल 1800 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक इंजीनियर थे, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। उन्होंने इन खंडरों को दुनिया के सामने लाने की ठानी। उन्होंने ही इसका पहला सर्वे मैप बनाया। बस इसके बाद तो जैसे इतिहास की परतें एक एक करके खुलने लगी। पत्थरों पर लिखी इबारतें पढ़ी गईं, तस्वीरें खींची गईं और धीरे धीरे 1986 आते आते हम्पी को वो पहचान मिली जिसका वो हकदार था, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अच्छा, तो अब ये तो पता चल गया कि शहर मिला कैसे। चलिए अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये साम्राज्य आखिर था क्या। विजयनगर, इसका मतलब है जीत का शहर। इस साम्राज्य की नींव 1336 में 2 भाइयों हरिहर और बुक्का ने रखी थी, तुंगभद्रा नदी के किनारे। अपने पीक पर यह साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर एकदम दक्षिण भारत के कोने तक फैला हुआ था। और एक मजेदार बात, उस दौर के लोग इसे विजयनगर नहीं बल्कि कर्नाटक साम्राज्य मुंह कहकर बुलाते थे। उस वक्त विजयनगर अकेला पावरफुल किंगडम नहीं था। सीन में 3 बड़ी ताकतें थीं जो उपजाऊ जमीन और व्यापार के रास्तों के लिए हमेशा लड़ती रहती थीं। दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति कहते थे, मतलब घोड़ों के मालिक। उड़ीसा के शासकों को गजपति यानी हाथियों के मालिक, और विजयनगर के शासकों को नरपति यानी लोगों के मालिक। ये टाइटल ही बताते हैं कि किसकी क्या ताकत थी। इस साम्राज्य पर एक के बाद एक 4 वंशों ने राज किया, संगम, सालुव, तुलुव और फिर अरावेदु। सबने अपनी अपनी छाप छोड़ी, लेकिन एक राजा का दौर था जिसे विजयनगर का गोल्डन एरा कहा जाता है, और वो राजा थे तुलुव वंश के सबसे महान शासक कृष्णदेव राय। उनका राज था 1509 से 1529 तक, और इसी दौर में साम्राज्य खूब फैला, शांति रही और दौलत और शोहरत अपनी बुलंदी पर थी। कृष्णदेव राय सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि उनकी सोच बहुत आगे की थी। उन्होंने खुद एक किताब लिखी थी, अमुक्तमाल्यद, जिसमें उन्होंने बताया कि एक राजा को व्यापार कैसे बढ़ाना चाहिए। वो ये बात अच्छी तरह समझते थे कि लड़ाई जीतने के लिए अच्छे घोड़े कितने जरूरी हैं, और इसलिए अरब और सेंट्रल एशिया से घोड़ों का इंपोर्ट राज्य के लिए सबसे जरूरी था। अब सवाल यह है कि इतने बड़े साम्राज्य को कंट्रोल कैसे किया जाता था? जवाब है अमर नायक सिस्टम। यह विजयनगर का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इनोवेशन था। इसमें होता यह था कि मिलिट्री कमांडरों को, जिन्हें नायक कहते थे, जमीनें दे दी जाती थीं। वो उस इलाके से टैक्स वसूलते थे, अपनी फौज रखते थे, और जब भी राजा को जरूरत पड़ती मदद के लिए हाजिर हो जाते थे। यह सिस्टम काफी हद तक दिल्ली सल्तनत के इक्ता सिस्टम जैसा ही था। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो विजयनगर को सच में खास बनाती है, वो शहर खुद, उसकी कमाल की इंजीनियरिंग और उसकी शानदार वास्तुकला। विजयनगर एक ऐसी जगह पर था जहां पानी की कमी थी, फिर भी शहर में पानी की कोई दिक्कत नहीं थी। कैसे? इसका क्रेडिट जाता है उनके जबरदस्त वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को। उन्होंने तुंगभद्रा नदी के पानी को बांध बनाकर रोका, फिर नहरों का एक ऐसा जाल बिछाया जैसे हिरिया नहर, जिससे पानी कमालपुरम जैसे बड़े बड़े तालाबों तक पहुंचता था।
और वहीं से पानी खेतों और राजमहल और मंदिरों तक सप्लाई होता था। कमाल की इंजीनियरिंग थी। शहर की सुरक्षा तो बस पूछिए मत। अब्दुल रज़ाक ने लिखा है कि शहर को 7 दीवारों ने घेर रखा था, और सबसे अनोखी बात यह थी कि इन दीवारों के अंदर सिर्फ महल और घर ही नहीं, बल्कि खेत और जंगल भी थे। मतलब अगर दुश्मन शहर को महीनों तक घेर भी ले तो अंदर खाने पीने की कोई कमी ना हो। और इन दीवारों को बनाने में सीमेंट या गारे का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि पत्थरों को इस तरह काटा गया था कि वो एक दूसरे में फिट हो जाएं। शहर को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक था रॉयल सेंटर, जहां राजा और उनके मंत्री रहते थे, और दूसरा था सेक्रेड सेंटर, जहां सारे मंदिर और धार्मिक जगहें थी। चलिए कुछ खास इमारतों पर एक नजर डालते हैं। रॉयल सेंटर में था महानवी डिब्बा, एक बहुत ऊंचा प्लेटफॉर्म जहां नवरात्रि जैसे त्योहारों पर राजा अपनी ताकत दिखाते थे। लोटस महल अपनी खूबसूरत डिजाइन के लिए जाना जाता है, शायद वहां राजा की मीटिंग्स होती थीं। और सेक्रेड सेंटर में विरूपाक्ष मंदिर सबसे मुख्य था। और हाँ, विट्ठल मंदिर तो आज भी अपने पत्थर के रथ और उन खंभों के लिए मशहूर है जिन पर थपकी देने से संगीत निकलता है। सचमुच संगीत वाले खंभे। हर महान कहानी की तरह इस कहानी में भी एक दुखद मोड़ आता है। अब हम साम्राज्य के उस नाटकीय और विनाशकारी अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। 1529 में कृष्णदेव राय की मौत के बाद साम्राज्य में सब कुछ ठीक नहीं रहा। गद्दी के लिए लड़ाइयां होने लगी। बाद में राम राय नाम के शासक ने एक बहुत रिस्की पॉलिसी अपनाई। उन्होंने दक्कन की सल्तनतों को आपस में लड़वाकर अपना फायदा करने की कोशिश की, लेकिन ये चाल उल्टी पड़ गई। जिन सल्तनतों को वो आपस में लड़वा रहे थे वो सब मिलकर एक हो गईं। और फिर वो साल आया 1565। जगह थी राक्षसी तांगड़ी। इसी को तालीकोटा की लड़ाई भी कहते हैं। ये वो एक लड़ाई थी जिसने एक महान साम्राज्य की किस्मत हमेशा के लिए लिख दी। इस जंग में विजयनगर की सेना बुरी तरह हार गई, और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के सबसे काले पन्नों में से एक है। जीतने वाली सेनाओं ने उस शानदार शहर पर हमला कर दिया। कई महीनों तक उसे लूटा गया, जलाया गया और इस कदर बर्बाद किया गया कि वो फिर कभी अपने पैरों पर खड़ा ना हो सका। तो कहानी का अंत इतना दर्दनाक था, पर सवाल यह है कि आखिर हमें ये सब पता कैसे चला? कैसे इतिहासकारों ने इन खंडरों से एक पूरे साम्राज्य की कहानी को फिर से जिंदा कर दिया? इसका जवाब है इतिहासकारों की जासूसी में। आर्कियोलॉजिस्ट ने शहर की खुदाई की और उसका नक्शा तैयार किया। एपिग्राफिस्ट ने पत्थरों और तांबे की प्लेटों पर लिखी हजारों इबारतों को पढ़ा। अब्दुल रज़ाक जैसे विदेशी यात्रियों की डायरियों से हमें उस जमाने का आंखों देखा हाल पता चला, और साथ ही उस दौर की किताबों और पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों ने इस पूरी पहेली को सुलझाने में मदद की। विजयनगर की कहानी सिर्फ एक साम्राज्य के बनने और बिगड़ने की कहानी नहीं है। यह हमें याद दिलाती है कि वक्त कितना ताकतवर होता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर सभ्यता क्या है। क्या वो सिर्फ पत्थर की बड़ी बड़ी इमारतें हैं, या वो सोच और संस्कृति है जो इमारतों के गिरने के बाद भी जिंदा रहती है? एक महान साम्राज्य के ये खंडहर आज भी हमें ताकत, वक्त और इतिहास के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं।